नमस्कार, आपका स्वागत है नवरात्रि स्पेशल के नारी शक्ति के नए एपिसोड में। जन्मुख एनजी लाइव से मैं सरोसिना दर्शकों, नवरात्रि हमें सिखाती है कि नारी केवल करुणा और धैर्य की प्रतिमूर्ति ही नहीं बल्कि साहस और शक्ति का भी रूप है। आज हमारे साथ जुड़ी है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कराटे खिलाड़ी के रूप में अपना नाम रोशन किया और अब बतौर कोच नई पीढ़ी को आत्मरक्षा आत्मविश्वास सिखा रही है। इनकी यात्रा संघर्षों से भरी रही, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज ये केवल खेल ही नहीं बल्कि समाज में नारी शक्ति का असली रूप बनकर सामने आई हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारी आज की खास अतिथि अनीता सिंह का और जानते हैं उनकी प्रेरक कहानी। आपको कराटे खिलाड़ी की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैम, मुझे शुरू से ही स्टार्टिंग से पहले एक सीरियल आता था उड़ान। तो मेरे पिताजी अक्सर मुझे अपने पास, मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं पुलिस फोर्स में जाऊं। तो उसके लिए मेरे पिताजी ये कहते थे कि मैं तुम्हें इतना मजबूत बनाना चाहता हूं कि अगर रोड पे तुम्हें कोई छुए तो तुम उसे छोड़ के मत आना, तुम उसे मार के आना। मैं पूरी लाइफ केस लड़ने के लिए तैयार हूँ, रोते हुए मत आना। तो मुझे ये, मैंने जब कराटे ज्वाइन किया तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं कराटे सीखने जा रही हूँ। मुझे ये था कि मैं कुछ मारपीट, कुछ फाइट सीखने के लिए जा रही हूँ। तब मैंने कराटे ज्वाइन किया वहां पे जाके, क्योंकि मुझे स्ट्रांग बनना था, फाइटर बनना था। इसलिए मेरी शिक्षा जो थी वो निवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कॉलेज तुलसीपुर से हुई है और मैंने 6 क्लास में कराटे ज्वाइन किया था। इस क्षेत्र में एक महिला खिलाड़ी के रूप में आप किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? मैम, एक चुनौती नहीं, मुझे हर कदम पे चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली बात तो मैं जब, आज के टाइम में इतनी खिलाड़ी हैं लड़कियां जो कि मतलब आप कहीं भी देखेंगे लड़कियां मिल जाएंगी आपको, लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया था तो वहां बहुत कम लड़कियां ऐसे फील्ड में जाती थी। मुझे रास्ते में लड़के रोक रोक के मेरी साइकिल गिरा देते थे, कहते लड़की हो लड़की की तरह रहो, ऐसे मत चला करो। साइकिल पैर फेंक के, मैं अक्सर अपने किक की प्रैक्टिस करती थी साइकिल चलाते समय, पैर फेंक के चढ़ना, पैर फेंक के उतरना। तो रास्ते में रोक रोक के लड़के मुझे बहुत परेशान करते थे कि ए लड़की, लड़कों की तरह क्यों रहती हो, लड़कियों की तरह रहा करो, एक थप्पड़ मारूंगा। तो मुझे उस समय समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। फिर धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ने लगी तो जब मैं एक उसमें आई, उस फील्ड में आई सिखाने के उसमें, तो उसमें भी जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, तो उसमें भी कुछ ऐसे थी कि कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता था कि मतलब ये मुझसे आगे कैसे निकल सकती है। तो उसके लिए भी बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ा मुझे, मेंटली फिजिकली। कैसे मैं अपने आप को बचाते हुए यहाँ तक लेके आई हूँ, वो आज भी मैं अगर ऐसे रिवर्स में देखती हूँ तो मेरा मन भर आता है। और मैं अपनी लड़कियों को बहुत बोलती हूँ, मेरी जितनी स्टूडेंट है लड़कियां, मैं उनको बोलती हूँ कि तुम्हारे साथ मैं खड़ी हूँ, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, मेरे माता पिता और मेरे गुरु के अलावा। कराटे के क्षेत्र में आपकी क्या उपलब्धियां थी? कराटे में मैंने 5th डिग्री ब्लैक बेल्ट प्राप्त किया है। सबसे पहले मैं सन 2000 में मुझे ब्लैक बेल्ट प्राप्त हुआ था बैगरा खान कराटे डू से। उसके बाद इंडिया के जो कराटे के भगवान कहे जाते हैं शिहान परवेज भी मिस्त्री, उनके अंडर में 2004 में मैंने फिर से एक बारी ब्लैक बेल्ट का एग्जाम दिया और मैं ब्लैक बेल्ट की 2 बारी डिग्री प्राप्त की। उसके बाद मैंने 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री, अभी मैं 5th डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ। और अभी मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं उस लायक बन जाऊं तब मैं 6 डिग्री का एग्जाम दूं। और जहां तक बात रही उपलब्धियों की, मुझे आजकल स्पोर्ट्स कराटे होता है जिसमें रूल्स रेगुलेशन होते हैं। सब जूनियर को टच नहीं करना होता है, जूनियर को हल्का टच होता है, सीनियर को थोड़ा टच कर सकते हैं। हमारे टाइम में ये था कि फुल कांटेक्ट फाइट है, मतलब नॉकआउट होता था। तो मैं अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल लगने के बाद मेरे टीचर हमको ओपन में भी डाल देते थे। तो मुझे ओपन कराटे चैंपियनशिप नेशनल जो हुआ था उसमें मुझे बेस्ट फाइटर अवार्ड भी मिला है। और मुझे, हम अक्सर करके कराटे में 2 इवेंट होते हैं, एक काता होता है, एक कुमिते होता है। तो मुझे अक्सर करके दोनों में गोल्ड, कई जगहों पे गोल्ड मतलब बार बार मिले हैं। और कभी मैं, मुझे 6 दिन प्रैक्टिस करके मैंने किक बॉक्सिंग का भी टूर्नामेंट खेला है नेशनल लेवल का, नेताजी इंडोर स्टेडियम कोलकाता में, वहां मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला था।
तो मैंने ये सोचा था कि मैं आगे इसको करके नेशनल में फिर से गोल्ड लेके आऊंगी, लेकिन कुछ कारण थे जिसकी वजह से किक बॉक्सिंग में कंटिन्यू नहीं कर पाई, मैं कराटे में ही कंटिन्यू रही। उसके बाद कराटे के अलावा भी बनारस में महिलाओं की जो सबसे पहले क्रिकेट की टीम बनी थी, गिलार्ड आइसक्रीम वालों ने ये शुरुआत किया था और हिंदुस्तान न्यूज़पेपर वालों ने। तो उसमें क्रिकेट की जो टीम बनी थी, उसकी एक टीम की मैं कैप्टन भी थी और मेरे अंडर में कई लड़कियां थी जो अलग अलग गेमों से आई थी और हम लोगों ने एक महिलाओं की टीम भी बनाई थी क्रिकेट की। तो कराटे में तो बहुत सारी उपलब्धियां थी, इसके अलावा किक बॉक्सिंग और क्रिकेट भी मैंने किया है। खिलाड़ी से कोच बनने का सफर कैसा रहा? एक्चुअली मैं कोच कभी बनना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरा एक स्टूडेंट था जो बहुत डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करता था। तो उसके लिए मुझे, मेरी प्रैक्टिस रात में 8 बजे होती थी और मैं यहाँ पे क्लास स्टार्ट कराती थी 6 बजे से। तो उसकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी थी कि मुझे उसे नेशनल लेवल पे खिलाना था। तो उसके लिए धीरे धीरे करके मैं अपने प्रैक्टिस को उसकी प्रैक्टिस में डालने लगी और मैं वहां से खिलाड़ी से कोच बन गई अपने बच्चों के लिए। धीरे धीरे करके मेरे बच्चे मतलब नेशनल लेवल पे भी खेले हैं कराटे। जितने फेडरेशन के टूर्नामेंट है उसमें मेरे बच्चे नेशनल लेवल तक पहुंचे हैं। और अभी मेरे बच्चे आईसीएससी बोर्ड का एक टूर्नामेंट होता है, हर साल होता है, उसमें मेरी एक लड़की ने सिल्वर मेडल नेशनल में लगाया है। अभी एक बच्चा मेरा गोल्ड मेडल लगा के अभी आया है, हर्षित पॉल। और ओम रघुवंशी वो 3 बार वहां पे मेडल लगा चुका है। और कोलकाता में हर साल ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है जो सिहान प्रेमजीत सेन करवाते हैं नेताजी इंडोर स्टेडियम में। हर साल मेरे डोजो से, मेरे सेंटर से 15-20 बच्चे जाते हैं और वहां से मेडल लगा के ही वापस आते हैं। तो मेरे पास अच्छे अच्छे चैंपियंस है, बच्चे हैं जो अलग अलग जगहों पे मेडल लगा रहे हैं। अभी एक मेरा बच्चा है जो इंडिया के बाहर खेलने की तैयारी कर रहा है, तो उसकी तैयारी चल रही है, देखते हैं कब तक वो खेलता है। आपके अनुसार कराटे में महिलाओं की नारी शक्ति और आत्मनिर्भरता को कैसे मजबूत करता है? मेरे पास जो बच्चे आते हैं, मैं उनको आत्मरक्षा के पहले आत्मविश्वास सिखाती हूँ। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। जब आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं उनको एक ही कहानी सुनाती हूँ हनुमान जी की, कि उनको पता था कि उन्हें उड़ना आता है लेकिन वो भूल गए थे इस बात को। सेम ऐसे चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनका कॉन्फिडेंस अगर जागता है तो वो कुछ भी काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे इजराइल में एक गांव है, वहां पे बुजुर्ग से लेके बच्चे से लेके हर किसी को सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट सीखना कंपलसरी होता है। तो अगर आप अपने लड़के लड़कियों को सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट कराटे सिखाएंगे तो फिर आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी और वो खुद ही स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर वो रेगुलर करेंगे तो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से स्ट्रांग होंगे। क्या आपको लगता है कि आत्मरक्षा का प्रशिक्षण हर लड़की और महिलाओं के लिए जरूरी है? जरूरी तो है, लेकिन आज के माहौल को देखते हुए मुझे लगता है कि उनको किसी रेगुलर किसी एक अच्छे प्रशिक्षक के अंडर में अगर इसकी ट्रेनिंग दी जाए तो वो उसका सही इस्तेमाल करेंगी। अन्यथा मिसयूज भी बहुत करती हैं लड़कियां इन सब चीजों का। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपनी कला जो है किसी गलत हाथों में दूं। तो मेरे पास जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, वो रेगुलर ट्रेनिंग लेती हैं और उन्हें पता है कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर और कैसे करना है। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी को भी ये आर्ट सिखाऊं और वो इसका किसी बुरे काम के लिए उपयोग करें। खेल में अनुशासन और नवरात्रि की शक्ति साधना, क्या इसमें कोई समानता महसूस करती है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। कराटे के 6 वर्ड है सर मेरे हिसाब से। जो मैं बच्चों को सिखाती हूँ, KARATE। के फॉर होता है काइंड, A फॉर होता है अलर्ट, R फॉर होता है रेगुलर, A फॉर एक्टिव, T फॉर ट्रूथफुल, E फॉर एल्डर्स रिस्पेक्ट। काइंड मतलब दयालु होना। अगर आप कोई ये शिक्षा सीखते हैं तो आप किसी ऐसे कमजोर मजबूर के ऊपर आप उसका इस्तेमाल ना करें। ए फॉर एक्टिव, सतर्क सावधान रहिए, चुस्त फुर्तीले रहिए एकदम। आप उसमें मतलब सुस्त नहीं रहना है कि मतलब बैठे हैं ऐसे, आपको हमेशा एक्टिव रहना। आर फॉर रेगुलर, कोई भी काम करते हैं आप उसको रेगुलरिटी के साथ कीजिए। कुछ भी काम जैसे खाना नहाना ये सब चीजें जरूरी, वैसे मैं कहती हूँ फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। फिर होता है ए फॉर अलर्ट, सतर्क सावधान रहिए। आप स्कूल में है, कॉलेज में है, रास्ते पे हैं, मोबाइल चलाते हैं, लड़कियों को मना करती हूँ, मैं किसी को भी मना करती हूँ, अलर्ट रहिए। अलर्ट रहने से बहुत सी दुर्घटनाएं टल जाती हैं। फिर आता है टी फॉर होता है ट्रूथफुल।
ट्रूथफुल में सच बोलिए। आप माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने लोगों से आप झूठ मत बोलिए। झूठ बोलेंगे तो बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लास्ट में आता है ई फॉर एल्डर रिस्पेक्ट, बड़ों का सम्मान करना। अगर मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि आप अपने अंदर ये 6 क्वालिटी लेके आइए, आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। मैं इन्हीं को फॉलो करके यहाँ तक आई हूँ। मैं चाहे बड़े हो, और कराटे जो है ऐसा कि रिस्पेक्ट सिखाता है। आप देखते होंगे कि ऐसे ओस करते हैं हम लोग, एक दूसरे के सामने झुकना। कहते हैं कि जब आंधी तूफान आता है तो बड़े बड़े खड़े हुए वृक्ष जो है वो टूट जाते हैं, लेकिन जो फ्लेक्सिबल होता है वो बच जाता है। तो लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। एक दूसरे का रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए भी तो भी रिस्पेक्ट दीजिए, और किसी से जबरदस्ती आप रिस्पेक्ट नहीं ले सकते। समाज और परिवार से महिला खिलाड़ियों को किस तरह का सहयोग मिलना चाहिए? समाज का तो मैं बाद में बोलूंगी, लेकिन परिवार का सहयोग बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम लोग 5 बहनें हैं, और मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है मुझे यहाँ तक पहुंचने में। और मेरे पिताजी ने कभी कोई कमी नहीं रखी हम लोगों को पढ़ाने लिखाने में, किसी भी काम में। और जैसे पेरेंट्स का आजकल होते बहुत सिक्योर करके रखते हैं बच्चों को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। गिरना नहीं है, चलना नहीं है, भागना नहीं है, ये सब। मेरे पिताजी, मुझे मेरा ये फ्रैक्चर हो जाए, टूट जाए, मैं घर आती थी, मेरे पापा कहते थे अरे ये क्या है, मेरा तो टुकड़े टुकड़े हो गया था। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि इनको कोई प्यार ही नहीं है हमसे। लेकिन बाद में आज मुझे पता चलता है कि अगर वो शायद हमें उस समय पैम्पर किए होते तो आज हम यहाँ खड़े नहीं होते। वो कहते थे कि तुम 10 खाओ, 10 बार मार खाओगी तो एक उठ के मारोगी तो अगला गिरेगा, लेकिन पहले 10 खाने लायक तो बनो। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। उसके बाद जब समाज के लोग आपके लिए कुछ बोलते हैं तो आपके परिवार वाले खड़े हो जाते हैं उनका जवाब देने के लिए। उनके लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा। तो परिवार का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। नवरात्रि से आपको अपने जीवन और खेल की यात्रा में किस तरह की प्रेरणा मिलती है? नवरात्रि में बड़ा अच्छा लगता है कि 9 दिन तक देवियों की पूजा होती है। लड़कियों को बहुत सम्मान दिया जाता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस तरह का सम्मान उनको हमेशा मिले। मुझे 9 दिन में और शक्ति की अनुभूति होती थी कि नहीं, मैं और अच्छा कर सकती हूँ, मैं बेस्ट कर सकती हूँ। मतलब जब दुर्गा माँ को देखती हूँ मैं कि शेर पे सवार है वो, तो मेरी जो जो फिजिकल वो होते हैं स्ट्रेंथ और बढ़ जाती थी। तो काली माँ का रूप देख के मुझे लगता था कि मतलब कि इनसे ज्यादा ताकतवर तो और कोई हो ही नहीं सकता है। और तो मुझ में कहाँ ये कमी है। मैं इन 9 देवियों को देख के कहीं ना कहीं अपने अंदर उनको ढूंढने का प्रयास करती थी। आने वाली पीढ़ी की लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? आने वाली पीढ़ी की लड़कियों को मैं यही बोलना चाहूंगी कि सही रास्ते पे रहें। अपने कल्चर, अपने देश, अपने माता पिता, अपने समाज की जिम्मेदारियों को समझें। और आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उसको आप समझिए और उसका निर्वहन आगे सही तरीके से कीजिए ताकि पीछे के लोग उसको फॉलो करें। कहते थे कि एक घर की महिला अगर पढ़ी लिखी होगी तो पूरा समाज पढ़ा लिखा हो जाएगा, क्योंकि वो फिर अपने बच्चे को अच्छी अच्छी आदतें सिखाती। लेकिन अगर आप ही गलत रास्ते पे चलेंगे तो फिर आप अपने छोटे को क्या सिखाएंगे। तो सबसे जरूरी है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और उनका निर्वहन सही तरीके से कीजिए। आपके अनुसार नारी शक्ति का वास्तविक रूप क्या है? नारी शक्ति का वास्तविक रूप है एक वो महिला जो घर भी संभालती है, बाहर भी संभालती है, और अपने परिवार और समाज को सुचारू रूप से चलाती है।